पिछले कक्षा में हम लोग अनुस्वार को भी देखा था और विसर्ग को भी देखे थे। अनुस्वार के विषय में यह कहते हैं कि यह जो है सो हमेशा स्वर के ऊपर आएगा। कहाँ आएगा? स्वर के ऊपर। और यह जो अनुस्वार है पंचमाक्षर के बदले इसका प्रयोग होगा। ठीक है। आएगा कहाँ? एक बिंदु के रूप में आएगा और स्वर के ऊपर आएगा और पंचमाक्षर के रूप में इसका प्रयोग होगा। जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, यह हमेशा स्वर के ऊपर आता है और इसका प्रयोग प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब जो हम जो स्पर्श व्यंजन पढ़े थे और उसमें जो पंचमा अक्षर होता है, उन पंचमे अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि पंकज है, गंगा, चंदन, डंडा, खंभा, कंचन। इसका विस्तार पूर्वक मैंने पिछले कक्षा में मैंने समझा दिया था। ठीक है। विसर्ग की बात अगर करें तो यह ऊपर नीचे दो बिंदु होता है कुछ इस प्रकार से, लेकिन यह जो है हमेशा स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह जैसा, पूरा ह नहीं लेकिन ह जैसा होता। ठीक है। उदाहरण के लिए अतः, बालकः, पुनः, नमः। ये विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा में होती है। कहाँ होती है? संस्कृत भाषा में। हिंदी में गिने चुने कुछ ऐसे शब्द है जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है देख लिया जाए। आगे है अनुस्वार। अब यहाँ पे देखिए अभी अभी हम लोगों ने अनुस्वार और विसर्ग के विषय में रिवीजन किया और यहाँ पे कहता है क्या कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पीछे स्वर नाम आया, व्यंजन नाम आया। व्यंजन के अंतर्गत देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, सबका नामकरण किया गया। जितने भी वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, फिर अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या फिर स्वर, ऐसा नाम रखा गया। ठीक उसी प्रकार से ये जो अनुस्वार और ये विसर्ग, ये अनुस्वार और ये विसर्ग है, इस दोनों का भी तो नाम कुछ न कुछ होना चाहिए। एक तो नाम है यह कि इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं, एक ये भी नाम है। और इस दोनों को एक साथ क्या कहा जाए? तो दोनों का एक नाम दिया गया जिसका नाम है अयोगवाह। क्या है? हाँ। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? अनुस क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जा सकता है। अब देखिए क्यों कहते, देखिए क्योंकि इसका, इनका स्वर के साथ योग न होने पर भी स्वर के ऊपर या बाद आते हैं। यानी कि अनुस्वार हो चाहे विसर्ग हो, इसका जो है स्वर के साथ योग नहीं होता है, फिर भी उसके साथ ही आता है। उसके मतलब वैसा संकेत जिसका प्रयोग योग ना हो फिर भी उसके साथ आ जाए, ठीक है, उसी को क्या कहा गया है? अयोगवाह। ठीक है। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक आया है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि प्रयोग करने की बात कहे तो यहाँ पे जैसे ये शिरोरेखा रहेगा, शिरोरेखा के ऊपर जिस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग ऊपर करते थे स्वर के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से इस चंद्र बिंदु का भी प्रयोग स्वर के ऊपर ही होगा। कहाँ होगा? स्वर के ऊपर। तथा यह भी स्वर के ऊपर आता है। यह भी मतलब कौन? चंद्र बिंदु। ठीक है। इनका उच्चारण नाक और मुंह के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मतलब यह कि चंद्र बिंदु के उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी। बात स्पष्ट है? केवल मुंह से नहीं, केवल नाक से नहीं, नाक और मुंह दोनों से। मतलब जब हम बोलते हैं तो वायु निकलती है मुख से, उस तब इसका उच्चारण करते समय, मतलब ये चंद्र बिंदु है, इसका जब उच्चारण करेंगे तो नाक और मुख दोनों से वायु निकलनी चाहिए, तो इसका उच्चारण सही सही हो पाएगा। बात स्पष्ट है? चलिए, जैसे यहाँ पे देख लिया जाए, कुछ मैं बताता हूँ। जैसे बोलते हैं, अच्छा इसको क्या पढ़ोगे? गाँव। गाँव पढ़ेंगे। जबकि इसको क्या पढ़ेंगे? गाँव। ऐसे पढ़ते हैं।
तो नाक पे भी थोड़ा जोर पड़ा, अब मुख से तो ध्वनि निकल ही रहे हैं। अंतर है कि नहीं? ये है गांव और ये है गांव। ऐसा बोलते हैं गांव, गांव तो नहीं बोलते हैं, गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकली, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इसमें दोनों से ध्वनि निकलती है, इसका उच्चारण होता है। दोनों से कहने का मतलब नाक और मुख दोनों की सहायता होती है कहने का। तो ये गांव हो गया। उसी प्रकार क्या होगा? छांव, दांत, बांस, हंसना इत्यादि, इस तरह के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अब अनुनासिक स्वर को समझते हैं। चंद्रबिंदु समझ में आ गए? इसके अभी अनुनासिक को जब हम पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखो अनुनासिक क्या है? इस स्वर के ऊपर, जिस स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु रहता, चंद्रबिंदु रहता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। एक तो सीधा सीधा स्वर पढ़े थे, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर उन सभी स्वरों पे मान लिया जाए कि अनुस्वार लगा दिया जाए, क्या किया जाए? तो वो सभी के सभी स्वर क्या कहलाएगा? अनुनासिक स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे अ है, अभी तो स्वर है, लेकिन इस पर हम अनुस्वार लगा दे, सॉरी चंद्रबिंदु, तो अब ये अलग हो गया। इसका उच्चारण कैसे होगा? कैसा होगा? ये क्या है? अ, और ये क्या है? कैसा है? तो नाक और मुख दोनों से की सहायता से इसका उच्चारण करना है, और ये कहलाएगा अनुनासिक। क्या कहलाएगा? जैसे अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, क्योंकि इसमें स्वर भी तो लगा हुआ है, अनुनासिक स्वर कहा जाएगा। तो देखो ये अनुनासिक स्वर है। ये देखो आ है, ऊ, ऊ, ए, इस प्रकार से कोई भी स्वर होगा उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वह कहलाएगा अनुनासिक स्वर। क्या कहलाएगा? तो अनुनासिक स्वर स्पष्ट है। अच्छा एक बात बताओ, हम अभी अभी चंद्र बिंदु का प्रयोग ऊपर बता रहे थे गांव में, तो क्या यहाँ पर ये अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ? इसमें इस गांव शब्द में अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। कौन सा अनुनासिक स्वर है इसमें? नहीं पता चला। देखो यहाँ पे ये गांव है, अगर इसको खंड किया जाए, विच्छेद कर दिया जाए, वर्ण विच्छेद, तो क्या होगा? ग हलन आ, पर चंद्र बिंदु रहेगा, प्लस व हलन और अ। कौन सा अनुनासिक स्वर आया हुआ? आ आया हुआ ना। तो वही मैं तो पूछ रहा था कि गांव में कौन सा अनुनासिक स्वर है। उसी प्रकार से बताओ छाव में कौन सा अनुनासिक स्वर होगा? बात समझ में आ रही? इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। तो अनुनासिक समझ में आ गया है। चंद्रबिंदु और अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये भी बात समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए ना। चलिए आगे है नीर अनुनासिक। कैसा? नीर अनुनासिक। एक तो था अनुनासिक स्वर, अब कहता है कि नीर अनुनासिक स्वर। ये क्या होता है? तो देखो जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुंह से होता है उसे नीर अनुनासिक स्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जितने भी हमारा स्वर था, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। क्या इसके उच्चारण में, के उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ती है क्या? नासिका नासिका की सहायता लेनी होती है क्या? नहीं। यह मुख के मुख के विभिन्न भागों की सहायता से तो उच्चारण हो जाती है, लेकिन नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अगर बात किया जाए अ आ किससे उच्चारण होती है? तो कंठ से। अ और आ कंठ से होती है। ई दीर्घ ई तालु से होती है। इसी प्रकार से आगे भी होती है, लेकिन अन्य मुख के अन्य भाग की सहायता तो लेनी पड़ती है, लेकिन नासिका की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कहने का तात्पर्य सीधा सीधा समझो कि जो जितने भी स्वर है वो सब के सब हमारा क्या कहलाएगा? नीर अनुनासिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी अ से लेके औ तक ये क्या कहलाएगा? नीर अनुनासिक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ा जा सकता है। अब अनुनासिक की बात करते हैं। किसकी? अब ये वर्ण है, ये स्वर नहीं है, अनुनासिक वर्ण है। कथा वर्गों के पंचमाक्षर
को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। वर्गों के तो वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग है। हम लोग स्पर्श व्यंजन जब पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ग को स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा था? 5 वर्गों में। तो 5 वर्ग है और वो पांचों वर्ग में अंतिम में क्या जो अक्षर है उसको पंचमाक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? अनुनासिक। पंचमाक्षर क्या क्या है? तो ङ है, ञ, ण, न और म। ये 5 अक्षर है जो अंतिम है ना, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन होती है ये भी बता दीजिएगा। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बता देंगे क्या क्या है, जरा एक बार बोलिए। अब बोलने में ही समस्या है। प्रयास नहीं करते हो, अभ्यास नहीं करते हो, अभ्यास करो। बोलो मेरे साथ। ङ, ञ, ण, न, म। बस यही है, कितना आसान है ना। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक कठिन लगेगा। अभ्यास करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जा सकता है। आगे जो है, अब संयुक्ताक्षर की बात करेंगे। किसकी? संयुक्ताक्षर। नाम से ही स्पष्ट है, क्या लिखा है? संयुक्ताक्षर। संयुक्त मतलब क्या है? जुड़ना होता है। तो अगर तोड़ोगे तो होगा संयुक्त जोड़ अक्षर। ऐसा अक्षर जो संयुक्त रूप में है, यानी जुड़ा हुआ, अकेले नहीं है। अकेले संयुक्त मतलब क्या? जुड़ जाना, क्या होना? एक साथ होना, संयुक्त। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं, क्या कहा है कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता। समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी संयुक्ताक्षर का प्रयोग होगा, उन संयुक्ताक्षर के बीच में स्वर, बाद में स्वर हो सकता है, पहले स्वर हो सकता है, लेकिन उनके बीच में स्वर नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, नवनीत कुमार, रात को सोए नहीं हो क्या? नींद पूरा नहीं हुई है? आंख यहाँ आके पूरा मांज रहे हैं, मुंह नहीं धोए हो सुबह उठे हो तो? फिर क्या पूरा पूरा घस रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो संयुक्ताक्षर की परिभाषा आपको अच्छे ढंग से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अब चलिए संयुक्ताक्षर को हम समझते हैं। देखिए, जब हम लोग यरा लवा पढ़े थे बचपन में, तो उसके अंतिम 3 वर्ण पढ़े होंगे। क्या क्या था? क, र, य। उसमें तो 3 ही संयुक्ताक्षर पढ़े थे। इसके अलावे भी होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। और संयुक्ताक्षर बनता कैसे, ये सब भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए, यह क्ष है। बचपन में यह लगता था बच्चा को कि एक ही अक्षर, जबकि यह भी व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। देखा जाए तो यह क्ष किन किन वर्णों के मेल से बना है? क, हलंत और श। कौन सा स है? मूर्धन्य स। उच्चारण सुधार लेना तुम लोग। ठीक है, चलो। तो क हलंत और श हलंत और अ, लास्ट में अ रहेगा तभी पूर्ण रहेगा। अगर लास्ट में अ नहीं होगा तो फिर ये अक्षर ऐसा हो जाएगा, हलंत वाला। कैसा हो जाएगा? हलंत वाला। इसमें अ है, इसलिए पूरा पूरा इस तरह से दिख रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्ष में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण। कितने वर्ण है? ये 3 वर्ण है, दिखता अकेले है, लेकिन है कितने? 3। 3 वर्णों के मिलने से बना है। 3 वर्णों के मिलने से बना है। कौन कौन वर्ण है? क है, मूर्धन्य श है, और क्या है? अ है। ठीक है, ये हल वर्ण है और ये स्वर है। ये स्वर। तो किस किस को लगता था इससे पहले कि अकेले है? क्या तुमको कै को लगता था ये अक्षर? गीतांजलि कुमारी, पहले से कै को लग रहा था ये? एक ही लग रहा था। अब कै को लग रहा है? 3 को। 3 के मिलने से बना है। कितने वर्णों के मिलने से बना है? अच्छा एक बात और करो, ध्यान से देखो कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? स्पेलिंग अगर लिखने की बात की जाए तो क्या?
के एस एस। अब जरा सोचे कि इसमें एस एच कहां से आया, के कहां से आया, है ना। क है तब तो के आया हुआ है, और मूर्धन्य स है इसके लिए तालव्य स आया। ठीक है। और बाकी अगर पूरा है तो इसके साथ अगर चाहे नाम लिखते वक्त तो ए भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से देखिए एक श है, और छ से एक शब्द बना दिया क्षत्रिय, प्रयोग करते हैं ना, और भी सारा शब्द बन सकता है। उसके बाद आता है त्र। क्या आता है? त्र। तो र हलंत, क हलंत और र हलंत और इसके मिलने से क्या बना? त्र बना। ठीक है। क्या इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो सही होगा? त्र बनेगा? कुछ और बन जाएगा। क्या बनेगा हम आगे देखेंगे। हालांकि अगर बनने की बात करें तो ये बन जाएगा ऐसा, और हलंत अगर अ लगा देंगे तो हल हट जाएगा। ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो त्र में किन किन वर्णों का मेल है? त हलंत, र हलंत और ह। त्र से शब्द देख रहे हैं कि पत्र बन सकता है, त्राण बन सकता है। क्या बन सकता है? त्राण। बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर ज्ञ की बात करें तो ज हलंत, य हलंत और अ के मिलने से ज्ञ बनता है। उसी प्रकार और भी संयुक्त अक्षर है। ये तो तीन तो हम लोग बचपन से खूब पढ़े, पढ़े है ना। इसका भी प्रयोग धीरे धीरे जब किताब वगैरह पढ़े होंगे देखने को मिला ही होगा, लेकिन आप समझ लीजिए। श्र है, क्या है? श्र, श्री लिखते हैं ना, पिताजी के नाम के पहले श्री, माता जी के नाम के पहले श्रीमती, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिखते हैं ना। कौन सा स है इसमें? तालव्य स। कौन सा स? हाँ, च हलंत, र हलंत और इनके मिलने से क्या बना है? श्र। इससे एक शब्द क्या बन सकता है? श्रवण। कोई दिक्कत है क्या? इसको अच्छा से रिवीजन करना घर पे, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। स हलंत, र हलंत और मिलके क्या बनता है? श्र। कुछ लोग कभी बच्चे लोग इसको श्र पढ़ लेते हैं। श्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये स है और इसमें ऐसे खींच दिया जाए तो र होता है। अच्छा, इसमें ये आधा र है कि पूरा र है? देख रहे हैं इसके बाद लगा हुआ है, ये पूरा है। क्या है? पूरा है, क्योंकि इसके साथ ये मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। क्या इसके बाद कोई स्वर है? नहीं है, तो ये आधा ही रह जाएगा। कहने का मतलब अगर पूछा जाए इस र में कौन सा वर्ण आधा है, कौन सा वर्ण पूरा है, समझने के लिए बता दिया। र पूरा और स आधा है, यानी जिस वर्ण के बाद स्वर दिख रहा है वह पूरा हो जाएगा, और जिस वर्ण के बाद स्वर नहीं दिख रहा है वह अधूरा रहेगा। पूरा आधा नहीं, अधूरा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आधा का तो मतलब क्या होता है। मान लो इस स है ना, स है। अब इसको आधा करोगे तो बीच से या तो ऐसे काटोगे या ना तो ऐसे काटोगे, है ना। दोनों में से जैसा शेष बचता है वैसा में से किसी भी प्रकार का नहीं बचता है, तो ये पूरी तरह से आधा नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए आधा कह देते हैं, हालांकि वो अधूरा। चलिए, तो इस वर्ण के बाद स्वर आया हुआ है र के बाद ना, तो र बन जाएगा पूरा और स रह जाएगा अधूरा, और ये तीनों के मिलने से बन जाएगा श्र। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। और श्र से एक शब्द बन जाता है क्या? स्रोत। ऐसा शब्द देखे होंगे और लिखे भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्र। तो कहने का तात्पर्य इसमें बताइए, क्र में कौन सा वर्ण पूरा है? र की क? र। क क्या है? अधूरा। ठीक है। क्र से एक शब्द बना सकते हैं, क्रम। इस उसी प्रकार से ग, र और है ना, ग हल, र हल और इनके मिलने से क्या बनता है? ग्र। ग्र से क्या बनेगा शब्द? उसी प्रकार प हलंत, र हलंत और क्या बनेगा? प्र। प्र से क्या बन जाएगा? प्रचार। अब इस निष्कर्ष पर आप पहुंच सकते हो कि जहां कहीं भी अगर नीचे इस प्रकार से खींचा हुआ है तो ये र जो होता है ये पूरा र होता है। क्या होता है? इस बात की तो पता चल गई। और एक और बात, चूंकि यह र नीचे लगता है, और नीचे क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर को पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा पदेन र। कैसा र? कैसा र? पदेन र। कैसा र है? और ये पूरा की आधा? पूरा। आधा की पूरा? बात स्पष्ट है। तो जहां कहीं भी ऐसा दिख जाए, बताओ इसमें पूरा की आधा र? क्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत?
आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे कुछ ऊपर देखिए क्या है। अब देखिए यही र अभी नीचे लग रहा था, तो पदेन रह कह रहे थे, और यही र अब नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखिए ऊपर है ना। अब इसका नाम हो जाएगा रेफ। क्या हो जाएगा? रेफ। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। र हलंत, क हलंत और अ। अब जरा देखिए क्या र हलंत के बाद कोई स्वर दिखता है? जब स्वर नहीं दिखेगा तो इसका स्वभाव होगा र का स्पेशली, र के बाद अगर स्वर नहीं हो तो वह सीधा उठ के अगले वाले वर्ण पे कूद के चला जाएगा, उसके माथे पर। समझ में आया? देख लो यहाँ पे, ये र हलंत है ना, और ये क हलंत है। इसके बाद क्या स्वर है? नहीं है, तो ये रेफ के रूप में बदल जाएगा, यानी कि ये जो र हलंत है ये परिवर्तित हो जाएगा रेफ के रूप में। किसके रूप में? और इसके बाद जो वर्ण होगा उसके ऊपर लग जाएगा। तो र किस में बदलेगा? रेफ में। और क के ऊपर बैठ जाएगा, क के ऊपर। और चूंकि क हलंत है और क के साथ जो अ लगेगा तो पूरा क हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, दिखाएगा इस तरह से। और उच्चारण की बात करें तो क से पहले र का उच्चारण होगा, फिर क पूरा ऐसा उच्चारण होगा। हालांकि स्वतंत्र रूप से इसके उच्चारण करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जब शब्द बनाएंगे तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि देख लीजिए कर्क, क्या है? क्या बोलने में कोई दिक्कत है क्या? इस र का उच्चारण इस क के पहले और इस क के, सॉरी, इस क के पहले वाला क के बाद में और बाद वाले क से पहले करते हैं, यानी दोनों क के बीच में किसका उच्चारण होता है? र का उच्चारण होता है। और क्या पढ़ते हैं इसको? कर्क। उसी प्रकार से यहाँ देख लिया जाए, र हलंत है, मूर्धन्य स हलंत है और अ है। ये र कहाँ बैठ जाएगा? मूर्धन्य स के ऊपर। क्या बन जाएगा? इस प्रकार से लिखाएगा। और इससे एक शब्द देख सकते हैं, वर्ष। बहुत सारा शब्द ऐसा रेफ वाला शब्द पढ़े हैं, लिखे भी होंगे। चलिए, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं ताकि आगे कोई गलतियां ना कर। फिर देखो र हलंत, च हलंत और अ, इनसे इनके मेल से कैसा बनेगा? इस प्रकार से रच हल्का सा ऐसा उच्चारण हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? खर्च। शब्द क्या बनेगा? खर्च। द हलंत, ह हलंत, र का मामला सेट हो गया। र समझ गए? एक तो र कहाँ होगा? नीचे। पदेन र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऊपर वाले र को ऊपर चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेफ। तो र के कितने रूप देख लिए? दो रूप देख लिए। और एक तो पहले से र पूरा जो है सो है ही, तो कुल मिला के कितने हो गए? तीन हो गए। कुल मिला के तीन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द हलंत और ध हलंत और अ। बताओ इसमें कौन सा वर्ण पूरा हो जाएगा? ध पूरा हो जाएगा, ध। और द क्या हो जाएगा? अधूरा। ठीक है। मैंने कल बताया था संयुक्ताक्षर के रूप में, बता रहे थे ना, जो कौन पूरा होगा कौन अधूरा, कौन कहाँ रहेगा जब संयुक्त रूप में लिखा जाएगा। जैसे द और ध जब संयुक्त रूप में बना तो इस प्रकार से लिखाएगा। इसमें अधूरा वर्ण किसके साथ लगा हुआ है? अधूरा वर्ग, अधूरा वर्ण ह के साथ जुड़ा हुआ है। तो शिरोरेखा के साथ कौन सा वर्ण रहेगा? द रहेगा, जो अधूरा रहेगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। अगर आपको लिखने की बात करें तो इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है। इससे शब्द क्या बनेगा? शुद्ध। क्या बनेगा? शुद्ध। बुद्ध भी बन सकता है, शुद्ध है, बुद्ध है, बुद्धि है, शुद्धि है ना। द हलंत और व से और अ, इन तीनों वर्णों के मिलने से कौन सा बनेगा संयुक्ताक्षर? द्व। क्या बनेगा? द्व। इसमें क्या आधा है? द आधा और व पूरा। क्लियर है? इससे शब्द क्या बनेगा? द्वार, द्वारा, द्वारका, ऐसा बना सकते हैं। ह हलंत, न हलंत और अ। अब इसमें देखा जाए कि न तो पूरा हो जाएगा और ह अधूरा रहेगा, और ये लिखाएगा इस प्रकार से। कई लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ये सही, ये सही है कि ये सही है ना? अब जैसे मैं तो कई बार देखा हूं, जब चुनाव का समय आता है ना, उसमें चुनाव चिन्ह ऐसे लिखा रहता है, बड़ी शौक से बड़का बड़का लिखा जाता है। अब बच्चा यही देख के सीख लेता है।
जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। सही क्या होनी चाहिए, ऐसे। हाँ, ऐसे लिखना है चिन्ह। इसमें ह आधे हैं और न पूरे, ठीक है। तो ह और न संयुक्त रूप में रहेगा तो ऐसे लिखाएगा, शब्द बनेगा चिन्ह। इसी प्रकार से जहां कहीं भी होगा इस संयुक्त अक्षर का प्रयोग तो ऐसे ही लिखने का प्रयास करेंगे। आगे देखें, ट हलंत र हलंत, देखो, और बताओ इसमें कौन पूरा है और कौन आधा होगा। हाँ, र पूरा हो जाएगा और ट अधूरा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे र हलंत का फिर एक और रूप आ गया, स्पेशली ट, यानी नीचे से गोल वाला अक्षर देख लो। जैसे ट है, नीचे से क्या है, गोल है। ठ गोल है, ड नीचे से गोल है, ड हालांकि ड के साथ ज्यादा उतना शब्द प्रयोग होता नहीं है। तो नीचे से गोल देख रहे हो ना, एक छ है ऐसा नीचे से गोल है ना। तो जहां कहीं भी इसके साथ र का संयोग हो, क्या छूट गया, ड, ड के नीचे नहीं आता, ड के नीचे नहीं आता, ये ड है। ड के नीचे कहाँ होता है, ड के नीचे पदिन र ऐसा लगता है। हाँ, तो ये इधर वाला मामला है। किधर वाला, ये देख रहे हो ना, इधर। क्या ये नीचे से पूरा गोल है, नहीं है। यहाँ पर ऐसा देखना है, ट ठ ड ठ और छ के साथ स्पेशली ऐसा वाला र आएगा, ठीक है। तो जब इन वर्णों के साथ र का संयोग होगा, र का संयोग होगा, है ना, र का योग होगा, इसको अगर करें संयुक्त अक्षर बनाए तो ये र जो बदल जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सॉरी, ऐसा नीचे। और इसको भी र पर आ जाएगा और यह भी पूरा र होगा, क्योंकि र के बाद देख रहे हो स्वर है ना, तो र क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बनेगा ट्र, क्या बनेगा, ड और र हलंत और फिर अ लग जाए तो क्या बनेगा, ड्र, क्या बनेगा, ड्र। और भी बहुत सारे शब्द होगा। अगर इसी के साथ देख लिया जाए, ठ है, ठ हलंत और र हलंत तो क्या बन जाएगा, ट्र बन जाएगा, ऐसा, है ना। अगर ठ है हलंत और र हलंत है, फिर अ जोड़ दीजिए इसके साथ, बन जाएगा श्र, ऐसा शब्द, समझ गए। और इन सब में र आधा है कि पूरा, पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख लिया जाए, ट्र से एक शब्द आप बना सकते हो, ट्रक। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ट्र से ट्रेन भी बना सकते हैं, ड्र से क्या शब्द हो सकता है, ड्र, और भी सारा शब्द बन सकता है। तो ये आपका क्या था, संयुक्ताक्षर। अभी तक आप कितने संयुक्ताक्षर ज्यादातर देख रहे थे, तीन, ट त्र व्य, और उसके अलावा भी है, और इसके अलावा और भी संयुक्ताक्षर हो सकता है। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो क्या करना है, सारे को याद कर लेना बढ़िया से, पीछे वाले का रिवीजन करना।